हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिवोल्ट ऑफ 1857 को स्टार्ट करेंगे। रिवोल्ट ऑफ 1857 को समझने के लिए हमें ईस्ट इंडिया कंपनी की टाइमलाइन पर नज़र डालनी होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी की टाइमलाइन में 1757 वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर है। इस साल बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। इस बैटल से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी मात्र एक ट्रेडिंग कंपनी थी, बट साल 1757 के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी के साथ साथ एक पॉलिटिकल पावर भी बनती जा रही थी और ये धीरे धीरे अपना कंट्रोल पूरी इंडिया में बनाने में कामयाब हो गई। और इस तरह शुरुआत हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल की। बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के दौरान इंडिया के डिफरेंट सेक्शंस और सोसाइटीज़ परेशान थे, चाहे वो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के रूलर हों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले सिपाही हों, ज़मींदार हों, पीजेंट्स हों, ट्रेडर्स हों, आर्टिशंस हों, पंडित्स हों या फिर मौलवी, सभी के सभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज से एडवर्सली इफेक्टेड थे। साल 1757 से साल 1857 तक यानी इन 100 सालों में बहुत सारे रिलीजियो पॉलिटिकल वायलेंस हुए, ट्राइबल मूवमेंट्स हुए, पीजेंट अपराइजिंग्स हुई, सिविल रेबेलियंस हुए, बट इन सभी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सप्रेस कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन सभी रेबेलियंस और मूवमेंट्स को सप्रेस करने में कामयाब रही, क्योंकि ये रेबेलियंस या मूवमेंट या तो किसी पर्टिकुलर रीजन में हो रहे थे या सोसाइटी का एक पर्टिकुलर सेक्शन इसमें इन्वॉल्व था, यानी इन सभी रेबेलियंस का कैरेक्टर लोकल था। बट 1857 में एक ऐसी चिंगारी लगी जिसने एक बड़े रिवोल्ट का रूप ले लिया, एक ऐसे रिवोल्ट का जिसने इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें हिला के रख दी। ये चिंगारी आखिर थी क्या, इसे समझते हैं। हुआ क्या कि 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में नई राइफल्स इंट्रोड्यूस की थी। ये राइफल्स थी पैटर्न 1853 एनफील्ड राइफल मस्केट। कहा जाता है कि ये राइफल्स पुरानी राइफल से ज़्यादा बेहतर थी, बट बेहतर किस सेंस में थी, इसे समझने के लिए ओल्ड राइफल से जुड़े 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। किसी भी राइफल के इस हिस्से को बैरल कहा जाता है। ये 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। इन राइफल्स में लेड से बनी हुई बुलेट का इस्तेमाल होता था। बैरल के ऊपर से इन बुलेट्स को लोड किया जाता था, बट बुलेट लोड करने से पहले गन पाउडर लोड किया जाता था और उसके बाद बुलेट को लोड किया जाता था। गन पाउडर और बुलेट को लोड करने के बाद एक रैम रोड से बुलेट को पुश करके उसे सही लोकेशन तक ठोका जाता था। तो इन सब के लिए एक सिपाही को एटलीस्ट 2 बैग्स कैरी करने होते थे। एक में भरा होता था गन पाउडर और दूसरे में बुलेट्स। बट अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि बुलेट लोड करने का प्रोसेस कितना टाइम कंज्यूमिंग और कम्बरसम है। उसके ऊपर से गन पाउडर कम या ज़्यादा लोड हो जाए तो उसकी अलग प्रॉब्लम है। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए पैटर्न 1853 राइफल्स के लिए एक व्यवस्था की गई। यहाँ पर गन पाउडर और बुलेट एक कागज़ के सिलेंड्रिकल पैकेट में पैक कर दिए गए, जिसे कार्ट्रिज कहा गया। अब सिपाहियों को गन पाउडर और बुलेट्स के लिए अलग अलग से पैकेट्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं थी। साथ ही साथ नपी तुली मात्रा में गन पाउडर भी इन कार्ट्रिजेस में अवेलेबल होता था। इसीलिए सिपाहियों की ये टेंशन भी ख़त्म हो गई कि गन पाउडर कम या ज़्यादा ना हो जाए। बट फिर भी सिपाही इन कार्ट्रिजेस को लेकर खुश नहीं थे। और ये खुश क्यों नहीं थे, ये समझने के लिए हमें कार्ट्रिजेस की बनावट को समझना चाहिए। कार्ट्रिजेस जो हैं वो बेसिकली सिलेंड्रिकल फॉर्म के थे और इन कार्ट्रिजेस के ऊपर की जो आउटर सरफेस है वो बेसिकली एक रैपिंग पेपर की थी, जिसके अंदर गन पाउडर भरा होता था और नीचे की साइड में होती थी एक लेड से बनी हुई गोली यानी बुलेट। इन कार्ट्रिजेस की लाइफ को बढ़ाने के लिए इन कार्ट्रिजेस की आउटर सरफेस को एनिमल फैट से ग्रीस किया जाता था, ताकि मॉइस्चर या बारिश में ये ख़राब ना हो जाए। इन कार्ट्रिजेस को ऊपर से इस रैपिंग पेपर को फोल्ड करके पुड़िया की तरह बंद किया जाता था। ये भी ग्रीस रैपिंग पेपर से ही बना होता था। इस कार्ट्रिज का इस्तेमाल करने के लिए किसी भी सोल्जर को इस कार्ट्रिज के इसी हिस्से को दांतों से काट कर हटाना होता था। इस पोर्शन को काट के तोड़ने के बाद कार्ट्रिज में भरे गन पाउडर को राइफल के बैरल में लोड करना होता था। गन पाउडर लोड होने के बाद फाइनली बुलेट को भी राइफल के बैरल में लोड करना होता था। उसके बाद रैम रोड से अंदर की तरफ उसे ठोकते हुए सही जगह पर ले जाना होता था। इस प्रोसेस के बाद राइफल फायर करने के लिए रेडी हो जाती थी। आप देख सकते हैं कि पुरानी राइफल की अपेक्षा में ये जो नया प्रोसेस है ये काफ़ी कन्वीनियंट है। बट सोल्जर्स को इस बात से समस्या थी कि रैपिंग पेपर को लार्ड एंड टेलो से ग्रीस किया गया है। लार्ड मतलब सूअर की चर्बी से निकलने वाला फैट और टेलो मतलब कैटल, शीप या फिर बीफ। और लार्ड एंड टेलो ग्रीस्ड इस पेपर को सिपाही अपने मुंह में डालने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि सूअर इस्लाम में निषेध है, इसे हराम माना जाता है और हिंदू धर्म में गाय पूजनीय है। तो सोल्जर चाहे हिंदू हो या मुसलमान,
किसी को भी ये गवारा नहीं था कि ये कार्ट्रिज उसके मुंह में डाली जाए, क्योंकि ऐसा करने का मतलब होगा धर्म भ्रष्ट करना। एक बात और, ये ग्रीस कार्ट्रिजेस क्या वाकई पोर्क फैट या फिर बीफ से बनी हुई थी, या फिर सिर्फ ये केवल एक अफवाह थी? इसके बारे में कोई ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं है। हालांकि सिपाही इस बात से कन्विंस थे कि ये पोर्क और बीफ ही है, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी इस बात को हमेशा से नकार रहे थे। खैर, बात कुछ भी हो, सिपाहियों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स तो हर्ट हो ही चुके थे। और फिर क्या था, मिलिट्री कैंटोनमेंट से सिपाहियों के रिसेंटमेंट्स की खबर आनी शुरू हो गई। उड़ीसा के बहरामपुर में 19th नेटिव इन्फेंट्री ने फरवरी 1857 में नए कार्ट्रिजेस को यूज़ करने से मना कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप 19 नेटिव इन्फेंट्री को डिसबैंड कर दिया गया। इन्हें मार्च 1857 में डिसबैंड किया ही था कि वेस्ट बंगाल के बैरकपुर से 34th नेटिव इन्फेंट्री की खबर आई। यहाँ पर एक सिपाही जिसका नाम मंगल पांडे था, उसने अपनी यूनिट के सर्जेंट मेजर पर गोली चला दी। इसके लिए 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इसके बाद अवध की 7th अवध रेजिमेंट ने भी 3 मई 1857 को अपने ऑफिसर्स के ऑर्डर मानने से मना कर दिया और इन्हें भी डिसबैंड कर दिया गया। अब ये चिंगारी बड़ा रूप लेते जा रही थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 24 अप्रैल 1857 को 3rd नेटिव कैवेलरी, कैवेलरी मतलब घुड़सवार, 3rd नेटिव कैवेलरी के 90 घुड़सवारों ने नए कार्ट्रिजेस को यूज़ करने से मना कर दिया। 90 में से 85 को तो तुरंत प्रभाव से डिसमिस कर दिया गया और जेल में डाल दिया गया 10 सालों के लिए। बट मेरठ में स्टेशन दूसरे सोल्जर्स जो थे वो इस घटना से आंदोलित हो चुके थे। जिस दिन इन 85 सोल्जर्स को जेल में डाला गया था, उसके अगले ही दिन यानी 10 मई 1857 को इन्होंने अपने साथी सिपाहियों को जेल से आज़ाद करवा दिया। जो भी ऑफिसर्स बीच में आए वो मारे गए और शुरुआत हो गई 1857 रिवोल्ट की। तो हमने देखा कि मेरठ से 1857 रिवोल्ट की शुरुआत हो गई। बट क्वेश्चन ये है कि हम 1857 रिवोल्ट की शुरुआत मेरठ से क्यों मानते हैं, बहरामपुर से क्यों नहीं? हुआ क्या कि जहां जहां सिपाही म्यूटिनी हुई उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहीं दबा दिया। बट मेरठ में कुछ अलग हुआ था। यहाँ पर सिपाहियों ने 10 मई 1857 को दिल्ली की तरफ कूच कर लिया और फिर वहां से ये रिवोल्ट पूरे देश में फैल गया। इसीलिए इस रिवोल्ट की शुरुआत मेरठ से हुई ऐसा माना जाता है। क्योंकि मान लो अगर ये सिपाही दिल्ली ना जाते तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ ही दिनों में इस मेरठ में हुई सिपाही म्यूटिनी को सप्रेस कर देती और ये रिवोल्ट कभी शुरू ही नहीं हो पाता। इसके अलावा आप नोटिस करो कि मेरठ में सिपाही म्यूटिनी 24 अप्रैल को हुई थी, जिस दिन मेरठ की 3rd नेटिव कैवेलरी ने ग्रीस कार्ट्रिजेस को यूज करने से मना कर दिया था। बट फिर भी हम 10 मई को 1857 रिवोल्ट की शुरुआत के रूप में देखते हैं, क्योंकि अगर 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाही दिल्ली की तरफ नहीं गए होते तो 1857 रिवोल्ट कभी हो ही नहीं पाता। चलिए अब देखते हैं 1857 रिवोल्ट के इकोनॉमिक कॉजेज। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने वॉर एक्सपेंसेस के लिए पैसों की ज़रूरत थी और उसके लिए उन्होंने लैंड पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कई तरह के लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स बनाए, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट, रेयतवारी और महलवारी। ये टैक्सेस काफ़ी हैवी हुआ करते थे और पीजेंट्स के लिए इन्हें दे पाना आसान नहीं था। ऐसे में ये टैक्स पे करने के लिए मनी लेंडर्स से पैसे उधार ले लिया करते थे और मनी लेंडर के पैसों से ब्रिटिशर्स को टैक्स पे करते थे। बट मनी लेंडर्स का उधार उनके सर पर लगा रहता था और जब वो मनी लेंडर का उधार नहीं पे कर पाते थे तो मनी लेंडर उनकी ज़मीनों से उन्हें एविक्ट कर दिया करते थे, उनकी ज़मीनें छीन लेते थे। तो आपने देखा कि कैसे रेवेन्यू सेटलमेंट की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पीजेंट्स की हालत ख़राब करके रख दी थी। इस तरह बहुत सारे पीजेंट्स लैंडलेस हो जाते थे। अब बात करते हैं आर्टिशंस की, या फिर ऐसे लोगों की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे। ऐसे लोगों को 2 जगह से रेवेन्यू मिलता था। पहला, राजा महाराजाओं से पैट्रोनेज की फॉर्म में, यानी अगर राजा किसी आर्टिशन की कला से प्रभावित है तो उसे सपोर्ट करता था फाइनेंशियली। इसके अलावा ये आर्टिशंस अपनी बनाई हुई चीज़ें मार्केट में भी बेचते थे, जिससे इन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे। बट आपको तो पता ही है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे इंडियन स्टेट्स को एनेक्स कर लिया था और ऐसे में इन आर्टिशंस को मिलने वाली फाइनेंशियल हेल्प जो पैट्रोनेज की फॉर्म में मिलती थी वो बंद हो गई। उसके ऊपर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गुड्स को भी भारत की मार्केट में उतार रही थी और वो भी कम दामों में। इससे आर्टिशंस की बनाई चीज़ों की मार्केट में डिमांड कम होती जा रही थी और इस तरह इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरह से बर्बाद हो गई और इंडियन क्राफ्ट्समैन अब अपने काम को छोड़कर दूसरे काम की तलाश में भटक रहे थे। अब देखते हैं कि ट्रेडर्स की हालत क्या हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में। ट्रेडर्स जब इंडियन मेड गुड्स बेचते थे तो उन पर
उन्हें हाई टैरिफ्स पे करने होते थे, जबकि ब्रिटिश गुड्स के लिए ये टैरिफ्स काफ़ी कम थे। ब्रिटिश गुड्स अब बड़ी मात्रा में इंडिया में आने शुरू हो चुके थे और इंडिया की मार्केट ब्रिटिश गुड्स के लिए ओपन कर दी गई थी। और भारत के व्यापारी तो अपना माल देश के बाहर बेच ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा हाई थी। इसकी वजह से कॉटन और सिल्क, जो इंडिया से पहले काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता था, अब उसका एक्सपोर्ट ख़त्म हो चुका था। और इन वजहों से ब्रिटिश गुड्स के मुकाबले हमारे इंडियन मेड गुड्स ब्रिटिश गुड्स के सामने टिक नहीं पाए। इंडियन ट्रेड और मर्केंटाइल क्लास ब्रिटिशर्स की इन पॉलिसीज़ के कारण बर्बाद हो चुकी थी। इतना ही नहीं, ज़मींदार भी ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दिए गए हाई रेवेन्यू टारगेट्स जब ये ज़मींदार पूरे नहीं कर पाते थे, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन्हें क्यों वारंटी नोटिस भेज देती थी, जिसमें पूछा जाता था कि किस हैसियत से आप ज़मींदार बने बैठे हो जब आपसे रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट अचीव ही नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह कई ज़मींदारों की ज़मीन छीन ली गई। ज़मींदारी छिन जाना इनकी इज्जत छिन जाने जैसा था। जिस गांव में इनकी इतनी इज्जत हुआ करती थी, लोग इनके नाम से डरते थे, अब ज़मींदारी छीनने के बाद कुत्ता भी इन्हें पूछ नहीं रहा था। इसके अलावा इन्हें कोई दूसरा काम भी तो नहीं आता था, पैसों के लिए कोई सोर्स इनके पास नहीं था। ऐसा समझो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन ज़मींदारों के हाथ में कटोरा थमा दिया। अवध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1856 के अराउंड ऐसा 21,000 ताल्लुकदारों के साथ किया था। तो आपने देखा कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पॉलिसीज से इंडिया के इकोनॉमिक फैब्रिक को पूरी तरह से खराब करके रख दिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि सोसाइटी के इन सेक्शंस में भयंकर डिसकंटेंटमेंट था और 1857 रिवोल्ट में जुड़कर ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सबक सिखाना चाहते थे। तो ये थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के इकोनॉमिक कॉजेज़। बट जब भी हम 1857 के मेजर कॉजेज़ की बात करते हैं, तो उसमें इकोनॉमिक कॉजेज़, पॉलिटिकल कॉजेज़, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़, सोशो रिलीजियस कॉजेज़, इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स और इसके अलावा डिसकंटेंट अमॉन्ग सिपॉइज को भी कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल कॉजेज़ से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अपनी पावर और प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए जो कुछ भी पॉसिबल था वो कर रही थी। इसके लिए चाहे उसे अपने प्रोमिसेस को तोड़ना पड़े या फिर ट्रीटीज़ को डिसऑनर करना पड़े। बट इसके चलते इंडियन रूलर्स का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से विश्वास उठ चुका था। उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मंशा पर शक होने लगा था। उसके ऊपर से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करके तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हद ही कर दी, सीधे सीधे इंडियन स्टेट्स को एनेक्स कर लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज से परेशान इंडियन स्टेट्स के रूलर्स के पास ये अच्छा मौका था कि वो 1857 रिवोल्ट में जुड़कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खड़े रहें। तो ये थे 1857 रिवोल्ट के पॉलिटिकल कॉजेज़। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काम करने वाले पुलिस ऑफिसर्स, छोटे अधिकारी और लोअर कोर्ट्स, इन्हीं से आम लोगों का पाला पड़ता था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में भयंकर करप्शन था, जिससे भारत के आम लोग दुखी हो चुके थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए ये लोग 1857 रिवोल्ट में शामिल हो गए। तो ये थे 1857 रिवोल्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़। अब बात करेंगे सोशो रिलीजियस कॉजेज़ की। ब्रिटिशर्स अपने आप को भारतीयों से ज़्यादा सुपीरियर समझते थे। रंग के आधार पर वो भारतीयों को इन्फीरियर बता रहे थे। उसके ऊपर से भारत में क्रिश्चियन मिशनरीज अपने धर्म का प्रचार करते हुए घूम रहे थे, जिससे भारत के लोगों को ये महसूस होने लग गया था कि कहीं ना कहीं उनके धर्म परिवर्तन की तैयारी चल रही है। इतना ही नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सती प्रथा को अबॉलिश कर दिया था। वे विडो रीमैरिज को भी सपोर्ट कर रहे थे। इसी के साथ साथ विमेन एजुकेशन को भी प्रमोट कर रहे थे, जिससे भारत के लोगों में इस बात का गुस्सा था कि ये कंपनी हमारी सोसाइटी की सोशल और रिलीजियस डोमेन में क्यों दखल अंदाजी कर रही है। उसके ऊपर से मस्जिद और मंदिरों पर लैंड टैक्सेस लगाए जा रहे थे। रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1856 में हिंदू कस्टम्स को बदलने की कोशिश की गई। यहाँ पर कहा गया कि अगर कोई भी इंसान अपना धर्म बदल लेता है, किसी दूसरे धर्म को स्वीकार कर लेता है, तब भी उसका अपने पिता की प्रॉपर्टी पर राइट उतना ही रहेगा जितना पहले था। इससे लोगों के दिमाग में ये बात आई कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोगों को अपना धर्म बदलने के लिए लुभा रही है। ये सब सोशो रिलीजियस कॉजेज़ थे, जिसकी वजह से सिविलियंस परेशान थे और उन्होंने बड़ी मात्रा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट किया। तो ये थे सोशल रिलीजियस कॉजेज़। अब देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स। इंडिया के बाहर भी कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से इंडिया के लोगों को ये लगने लगा था कि ब्रिटिशर्स कोई भगवान नहीं है, उन्हें भी हराया जा सकता है। 1838 से 1842 तक फर्स्ट अफगान वार हुआ, जिसमें ब्रिटिशर्स बुरी तरह से हारे थे। इससे इंडियंस की उम्मीद काफ़ी बढ़ी।
इसके बाद 1845 से 1849 तक पंजाब वार्स हुए और 1854 से 1856 तक क्रीमियन वार हुए। इन दोनों वॉर्स में वैसे तो ब्रिटेन जीत गया, बट कहीं ना कहीं इन वॉर्स के दौरान ब्रिटेन की वीकनेस लोगों के सामने आ गई थी। तो ये थी इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स ऑन 1857 रिवोल्ट। अब बात करेंगे डिस्कंटेंट अमॉन्ग सिपॉयज की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले सिपॉयज भी कुछ खास खुश नहीं थे। उन्हें अपनी कास्ट और सेक्टेरियन मार्क्स जैसे माथे पर तिलक, रिलीजियस मार्क्स एटसेट्रा पहनना अलाउड नहीं था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि आप किसी भी कास्ट या रिलीजन के हों, फौज में सब एक जैसे दिखें। नए गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एक एक्ट लेकर आए जिसका नाम था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, जिसके हिसाब से बंगाल आर्मी में रिक्रूटमेंट के साथ ही सिपाहियों को ये लिखित में देना होता था कि कंपनी उन्हें सर्विस के दौरान कहीं पर भी भेज सकती है, भारत में भी और भारत के बाहर भी। हिंदू सिपाहियों को इससे काफ़ी दिक्कत थी, क्योंकि उस समय हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता था कि अगर आप एक बार समुद्र यात्रा कर लेते हैं तो आपका धर्म भ्रष्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि बाहर के देशों में या समुद्र यात्रा के दौरान ये संभव है कि हर समय आपको शाकाहारी भोजन ना मिल पाए। इनफैक्ट गांधी जी ने भी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में पूरा एक चैप्टर इसी बात पर लिखा है कि ब्रिटेन जाने से पहले गुजराती समाज ने उनके ब्रिटेन जाने को कैसे अपोज किया और उन्हें गुजराती समाज ने बेदखल करने तक की धमकी तक दे दी थी। वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं। तो सिपाहियों की परेशानी का एक कारण ये भी था कि उन्हें उनके ब्रिटिश काउंटर पार्ट से कम सैलरी दी जाती थी और उनका फॉरेन सर्विस अलाउंस यानी भत्ता पंजाब या सिंध में काम करने पर बंद कर दिया गया था। इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत सारे सिपाही अवध से थे और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध को एनेक्स कर लिया तो ये सिपाही नाराज थे। और ऐसा भी नहीं था कि 1857 से पहले कभी कोई सेपॉय म्यूटिनी हुई ही नहीं थी। 1764 में बंगाल में सेपॉय म्यूटिनी हुई, 1806 में वेल्लोर में, 1825 में बैरकपुर में और 1838 से 1842 तक चले फर्स्ट अफगान वॉर के दौरान भी सेपॉय म्यूटिनी देखने को मिली। तो इस तरह हमने 1857 रिवोल्ट के सभी मेजर कॉजेज को कवर कर लिया है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये रिवोल्ट मेरठ से शुरू होकर बाकी जगहों पर स्प्रेड हुआ। मेरठ में इस रिवोल्ट की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। इन रिबल्स को ये बात पता थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस रिबेलियन को किसी भी वक्त सप्रेस कर सकती है और अगर इन्हें इस रिबेलियन को बड़े रिवोल्ट में तब्दील करना है तो एक लीडरशिप चाहिए होगी जो इन्हें दिल्ली में मिल सकती थी। इसीलिए इन्होंने दिल्ली की तरफ रुख किया। दिल्ली मेरठ से मात्र 58 किलोमीटर दूर है। दिल्ली में स्टेशन्ड जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लोकल इन्फेंट्री के सिपॉयज थे उनको भी इस बात की खबर मिल चुकी थी और वो भी इन रिबल्स के साथ हो लिए। प्लान था दिल्ली को कैप्चर करने का, बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठी थी। उन्होंने साइमन फ्रेजर को भेजा जो कि एक पॉलिटिकल एजेंट भी थे। उन्होंने मोर्चा संभाला बट मारे गए। इसके बाद लेफ्टिनेंट विलोबी जो कि दिल्ली में मैगजीन यानी जिस जगह पर बुलेट्स वगैरह रखी होती हैं उसके ऑफिसर इंचार्ज थे, उन्होंने इस रेबेलियन को दबाने की भरसक कोशिश की बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत सारे यूरोपियन ऑफिसर्स को मारने के बाद फाइनली इंडियन सोल्जर्स ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया। दिल्ली कैप्चर करने के बाद ये लास्ट मुगल रूलर बहादुर शाह जफर के पास पहुंचे। उन्हें एम्परर ऑफ इंडिया प्रोक्लेम किया। बहादुर शाह जफर इसके लिए तैयार नहीं थे। उस समय उनकी उम्र 82 हो चुकी थी और शरीर भी जवाब दे चुका था, बट अंत में इंडियन सिपॉयज की बात उन्हें माननी पड़ी। वैसे एक तरह से ये मास्टर स्ट्रोक था। इंडियन सिपॉयज ने बहादुर शाह जफर को एम्परर ऑफ इंडिया घोषित करके सेपॉय म्यूटिनी को एक रेवोल्यूशनरी वॉर में बदल दिया। इससे ये भी पता चलता है कि बात सिर्फ कार्ट्रिज के यूज़ करने की नहीं थी, रेबल्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी थे। खैर जो भी हो, अब बहादुर शाह जफर जो है वो इस रेवोल्यूशनरी वॉर के लीडर थे और इंडियन सिपॉयज ने उन्हें ही अपना लीडर चुना। इसके पीछे रीज़न ये भी हो सकता है कि इतने सालों तक मुगल डायनेस्टी ने इंडिया में जो रूल किया था वो इंडिया की पॉलिटिकल यूनिटी के ट्रेडिशनल सिंबल बन चुके थे। अब बहादुर शाह जफर की बारी थी अपनी लीडरशिप दिखाने की। उन्होंने इंडिया के दूसरे स्टेट्स के रूलर्स और चीफ्स को ये लेटर लिखकर आग्रह किया कि सभी इंडियन स्टेट्स अगर मिलकर एक कॉन्फेडरेसी बनाएं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से एक साथ मिलकर लड़ें तो भारत से ब्रिटिश रिजीम हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे कि इन लेटर्स का प्रभाव कई स्टेट्स पर पड़ा और ये रिवोल्ट बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड हुआ। रिवोल्ट का सेंटर बना हुआ था दिल्ली और बहादुर शाह जफर इस रिवोल्ट के सिंबल के रूप में देखे गए। उधर बरेली में सूबेदार बख्त खान जो कि खुद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में 40 साल से काम कर रहे थे और काफ़ी सारी वॉर्स में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे, इंडो अफगान वॉर्स में भी, उन्होंने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत कर दी।
बरेली दिल्ली से 285 किलोमीटर्स दूर है। सूबेदार बख्त खान को दिल्ली में जो हुआ उसकी खबर मिल चुकी थी। ये बरेली से अपने सोल्जर्स को लेकर दिल्ली पहुंचे और यहाँ आकर इन्होंने सभी इंडियन सोल्जर्स की कमांड ले ली और बन गए जनरल बख्त खान। बहादुर शाह ने सोचा कि अगर मैं इंडिया का एम्परर बन ही चुका हूँ तो मुझे अपनी एक टीम तैयार करनी होगी। सभी एम्परर्स का एक दरबार होता है, एक कोर्ट होता है। तो इन्होंने एक कोर्ट इस्टेब्लिश किया जिसमें 6 आर्मी मैन और 4 सिविलियंस थे और इसी कोर्ट में एम्परर के नाम पर सभी डिसीजंस लिए जाते थे। बट एम्परर अगर वीक हो तो सारी जो पावर्स होती है वो मंत्रियों के पास आ जाती है। ऐसे में जो रियल पावर थी वो इन 6 आर्मी मैन के पास आ गई और उनके लीडर थे बख्त खान। तो आप मान सकते हो कि दिल्ली में रियल लीडरशिप जनरल बख्त खान के पास थी। बहादुर शाह जफर तो नाम के राजा थे, उनके होने ना होने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं था। उल्टा उनकी वीक पर्सनैलिटी, उनका बुढ़ापा और लैक ऑफ लीडरशिप क्वालिटी की वजह से जो रिवोल्ट को नुकसान हुआ वो अलग। अब हम इस रिवोल्ट ऑफ 1857 के स्टॉर्म सेंटर्स को देखेंगे। इस रिवोल्ट के स्टॉर्म सेंटर्स हैं दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, बरेली, फैजाबाद और आरा। दिल्ली में क्या हुआ वो तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि कानपुर में ये रिवोल्ट कैसे स्प्रेड हुआ। कानपुर में पेशवा बाजीराव टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर जी रहे थे। हमने थर्ड एंग्लो मराठा वॉर वाली वीडियो में देखा था कि कैसे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हें बिठूर की बस में बिठा दिया था। तभी से ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर गुजारा कर रहे थे। बिठूर कानपुर डिस्ट्रिक्ट में ही एक छोटा सा कस्बा था। तो पेंशन तो इनकी चल ही रही थी। इनका एक एडॉप्टेड सन भी था जिसका नाम था ढोंडू पंत, जिन्हें नाना साहिब भी कहा जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हम पेशवा बाजीराव टू को ही लास्ट पेशवा मानते हैं, इनके बाद इनके एडॉप्टेड सन को हम पेशवा नहीं मानेंगे और उनके एडॉप्टेड सन को किसी भी तरह की कोई भी पेंशन भी नहीं दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कानपुर में इंडियन सेपॉयज की नेचुरल चॉइस नाना साहिब भी थे। नाना साहिब ने भी इनकी लीडरशिप अच्छे से निभाई। नाना साहिब ने कानपुर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खदेड़ दिया और खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने बहादुर शाह को एम्परर ऑफ इंडिया माना और खुद को उनका जनरल। नाना साहिब ने कानपुर कैप्चर कर लिया था और ब्रिटिश ऑफिशियल ज़्यादातर यहाँ से भाग गए थे। बट जो नहीं भागे, जैसे कि सर ह्यू व्हीलर जो कि स्टेशन कमांडर भी थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया। बट उन्हें भी उसी दिन मार दिया गया 27 जून 1857 को। तो हमने देखा कि कानपुर में 1857 रिवोल्ट का क्या असर हुआ। तो दिल्ली और कानपुर को हमने कवर कर लिया है। अब बारी है लखनऊ की। लखनऊ उस समय अवध की कैपिटल हुआ करती थी और अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह और उनकी वाइफ थी बेगम हजरत महल। इनके बेटे का नाम था बिरजिस कादिर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1856 में अवध को एनेक्स कर लिया था और अवध के नवाब वाजिद अली शाह को एग्जाइल दे दी थी। उन्हें फोर्सफुली कलकत्ता भेज दिया था। अवध में रेबेलियन की शुरुआत हुई 4 जून 1857 को। ऐसे में बेगम हजरत महल ने लखनऊ की इस रेबेलियन की लीडरशिप ली और बिरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया। बेगम हजरत महल की लीडरशिप के सामने लखनऊ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टिक नहीं पाई और अब लखनऊ पर बेगम हजरत महल और उनके बेटे बिरजिस कादिर का रूल था। बट इसके बावजूद लखनऊ की ब्रिटिश रेजिडेंसी में हेनरी लॉरेंस, जो कि ब्रिटिश रेजिडेंट थे, वो छुपे हुए थे और उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे यूरोपियंस और बहुत सारे उनके वफादार सिपाही भी छुपे हुए थे। इंडियन सिपाहीज ने इस रेजिडेंसी को चारों तरफ से घेर लिया और अटैक कर दिया। इस अटैक में हेनरी लॉरेंस मारे गए। तो ये सब हुआ 1857 रिवॉल्ट के दौरान लखनऊ में। अब देखते हैं कि बरेली में क्या हुआ। बरेली में इन सिपाहीज को लीड कर रहे थे खान बहादुर खान। ये रोहिलखंड के फॉर्मर रूलर हाफिज रहमत खान के डिसेंडेंट थे, उनके पोते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इन्हें पेंशन मिल रही थी। एज इनकी उस समय 82 हो चुकी थी। बट इस एज में भी ये बहुत ही एक्टिव थे और कमाल की लीडरशिप थी इनकी। इन्होंने कुछ ही समय में 40,000 सोल्जर्स की आर्मी खड़ी कर दी। इस आर्मी से टक्कर लेने में तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भी पसीने छूट गए और ऊपर से खान बहादुर खान की लीडरशिप। बाकी सभी जगहों पर रिवोल्ट सप्रेस होने के बाद भी यहाँ पर रिवोल्ट आखिर तक चलता रहा था। तो ये थी कहानी बरेली की। अब देखते हैं कि आरा, जो कि बिहार में है, वहाँ 1857 के क्या हालात थे। यहाँ पर कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर के ज़मींदार थे, उन्होंने कमान संभाली। ये भी 70 साल के थे। ब्रिटिशर्स ने इनकी ज़मीनें छीन ली थी। ये बात इनके दिल को छू गई
और इसका बदला लेने के लिए तड़प रहे थे। जब पास की छावनी से इंडियन सोल्जर्स इनके पास पहुंचे तो ये तुरंत उनको लीड करने के लिए तैयार हो गए। इनके और ब्रिटिशर्स के बीच में भयंकर घमासान हुआ। तो ये थी कहानी आरा की। आप अगर नोटिस करो तो हम लोग यहाँ पर हर एक स्टॉर्म सेंटर के पीक मोमेंट तक की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जब सेपरेशन शुरू हुआ उसको हम लोग डिफरेंट वीडियो में कवर करेंगे। हर जगह के सेपरेशंस को हम लोग एक साथ कवर करेंगे एक नई वीडियो में। अब देखते हैं कि 1857 रिवोल्ट के दौरान फैज़ाबाद में क्या हो रहा था। फैज़ाबाद में लीड कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला। ये वैसे तो मद्रास के रहने वाले थे, बट उस समय तक ये फैज़ाबाद में आ चुके थे और इन्होंने भी ब्रिटिश ट्रूप्स को कड़ी टक्कर दी। मैप में आपने नोटिस किया होगा कि फैज़ाबाद अवध के बहुत ही पास है। तो जब मई 1857 में अवध में रिवोल्ट शुरू हुआ तो वहाँ के बड़े लीडर्स में इनका नाम भी आता है। तो ये तो हुई बात फैज़ाबाद की। अब देखते हैं कि झांसी की सिचुएशन क्या थी। झांसी के राजा थे राजा गंगाधर राव और उनकी वाइफ थी रानी लक्ष्मीबाई। इन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था जिसका नाम था दामोदर। राजा गंगाधर राव की मृत्यु होने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाकर झांसी को एनेक्स कर लिया, बट रानी लक्ष्मीबाई इस बात पर अड़ी हुई थी कि वो अपनी झांसी किसी को नहीं देंगी। इंडियन सिपॉइज ने उनको अपना लीडर बना लिया और कोशिश की गई कि झांसी को वापस से कैप्चर किया जाए, बट ये इतना आसान नहीं था। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई की मदद के लिए तांतिया टोपे भी आ चुके थे। तांतिया टोपे नाना साहिब के क्लोज एसोसिएट थे, बट कानपुर की हार के बाद नाना साहिब गायब थे और ये रानी लक्ष्मीबाई की मदद के लिए आ चुके थे। ये दोनों मिलकर अपनी सेना के साथ ग्वालियर की तरफ बढ़े। ग्वालियर के राजा सिंधिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉयलिस्ट थे। इन्होंने ग्वालियर को कैप्चर कर लिया और ये घोषणा कर दी कि मराठा एम्पायर की शुरुआत एक बार फिर से ग्वालियर से होगी। इनका प्लान था कि ये साउथ की तरफ भी बढ़े, बट इससे पहले कि कुछ हो पाता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ग्वालियर को वापस से रिकैप्चर कर लिया बाय जून 1858। बट ये बात तो माननी पड़ेगी कि रानी लक्ष्मीबाई 1857 रिवोल्ट की वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर साबित हुई। उनकी शौर्य गाथा को सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी हिंदी कविता में बहुत ही अच्छे से बयान किया है। तो इस तरह हमने सभी स्टॉर्म सेंटर्स को कवर कर लिया है, बट आपने नोटिस किया होगा कि हमने अभी तक रिवोल्ट में आम लोगों की भूमिका को डिस्कस नहीं किया है। आपने अभी तक की वीडियो में 1857 रिवोल्ट का एक पैटर्न नोटिस किया होगा। हर एक जगह जहाँ रेबेलियन हुआ वहाँ पर इंडियन सिपॉइज उस जगह के या उस जगह के आसपास के इंडियन रूलर्स के पास पहुँचते थे और उन्हें अपना लीडर मान लेते थे और कोशिश की जाती थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ से भगा दिया जाए, उस जगह को कैप्चर कर लिया जाए। इस तरह ये 1857 रिवोल्ट आगे बढ़ रहा था। बट इन सिपॉइज और इंडियन स्टेट्स के अलावा सिविल पॉपुलेशन ने भी 1857 रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। सिविल पॉपुलेशन के कई सेक्शंस जैसे कि पीजेंट्स, आर्टिशंस, शॉपकीपर्स, लेबरर्स, जमींदार, प्रीस्ट, मौलवी और सिविल सर्वेंट्स ने भी इस मूवमेंट में बड़ी मात्रा में पार्टिसिपेट किया था। और कहा जा सकता है कि सिविलियंस के इस पार्टिसिपेशन से 1857 रिवोल्ट को काफ़ी स्ट्रेंथ मिली और इसी सिविलियंस के पार्टिसिपेशन ने 1857 रिवोल्ट को एक मास कैरेक्टर दिया। तो हम अब देखेंगे कि सिविल पॉपुलेशन ने आखिर कैसे पार्टिसिपेट किया। पीजेंट्स के लिए मनी लेंडर्स और ज़मींदार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिंबल ही थे। इन्होंने ऐसे मनी लेंडर्स और ज़मींदारों पर अटैक किया जिन्होंने इन पीजेंट्स की ज़मीनें छीन ली थी। 1857 रिवोल्ट के दौरान इन पीजेंट्स ने इन मनी लेंडर्स और ज़मींदारों के बही खातिर भी जला दिए। इसके अलावा कोर्ट्स, रेवेन्यू ऑफिसेज और पुलिस स्टेशन जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिंबल थे, ये भी सिविलियंस के टारगेट पे थे। सिविल पॉपुलेशन ने कितने बड़े स्केल पे पार्टिसिपेट किया ये हमें इस जगह के एग्जाम्पल से पता चलता है। ये हाईलाइटेड एरिया है अवध। यहाँ पर 1857 रिवोल्ट के दौरान अराउंड 1.5 लाख लोग अंग्रेज़ों से लड़ते हुए मारे गए, जिसमें 1 लाख तो सिर्फ सिविलियंस ही थे। तो इससे एक बात तो क्लियर होती है कि रिवोल्ट की शुरुआत तो हुई सेपॉइज के रेबेलियन के साथ, बट अवध और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के सिविलियंस ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की ये जो जगह है ये है बागपत। यहाँ के एक सिविलियन शाहमल का 1857 में योगदान अद्वितीय है। ये बिलोंग करते थे बागपत उत्तर प्रदेश के परगना बड़ौद को। ये रात रात भर गांव में घूमकर लोगों को जागरूक कर रहे थे कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खड़े हों और 1857 रिवोल्ट में अपना योगदान दें। ऐसा करते हुए इन्होंने 84 गांवों के लोगों को और उन गांव के विलेज हेडमैन्स को भी अपने साथ ले लिया। इन लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक किया, रिवर्स के ऊपर जो बने हुए ब्रिजेस थे उनको तोड़ दिया, मेटल रोड्स को खोद डाला। मतलब हर वो चीज़ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सिंबल बन चुकी थी वो इनकी दुश्मन थी। शाहमल ने
यमुना के किनारे जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का बंगलो था उसे अपना हेडक्वार्टर बना लिया। यहाँ से वो अपने ऑपरेशंस को कंट्रोल और सुपरवाइज करने लगे। शाहमल बागपत के ही थे और बागपत दिल्ली और मेरठ से ज़्यादा दूर नहीं है। इन्होंने दिल्ली में बहादुर शाह जफर को अपना सपोर्ट पहुंचाया और साथ ही साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर और मेरठ के बीच में जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है उसको ब्रेक करने की कोशिश की। देखते ही देखते इरिगेशन डिपार्टमेंट का ये बंगला हॉल ऑफ जस्टिस में तब्दील हो गया। यहाँ पर गांव के लोगों के फैसले सुने जाने लगे। शाहमल ने एक इंटेलिजेंस नेटवर्क भी बनाया था जो इन्हें 1857 के दौरान खुफिया जानकारी भी दे रहा था। सिचुएशन ऐसी थी कि यहाँ के लोगों को लगने लगा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देश छोड़कर भाग चुकी है और वो आज़ाद हो चुके हैं। बट तभी एक इंग्लिश ऑफिसर डनलप के हाथों शाहमल को मार दिया गया। उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और 21 जुलाई 1857 के दिन उनके कटे हुए सर को पब्लिकली डिस्प्ले किया गया ताकि लोगों में डर का माहौल वापस से बनाया जा सके। तो हमने इस वीडियो में सिविलियंस रोल इन 1857 को पूरी तरह से कवर कर लिया है। इसके अलावा इसी वीडियो में हम लोगों ने 1857 रिवोल्ट के सभी स्टॉर्म सेंटर्स को भी देखा और वहाँ के मेन लीडर्स को भी समझा, उनके रोल को भी समझा। अब आते हैं हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट पे, जहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस रिवोल्ट को सप्रेस किया। स्टार्ट करते हैं दिल्ली से, जो कि इस रिवोल्ट का नर्व सेंटर था। यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर जॉन निकोलसन ने एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया दिल्ली को कैप्चर करने में। इन्होंने 20 सितंबर 1857 को दिल्ली को कैप्चर कर लिया। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया जहाँ पर उन्हें कैद में रखा गया। अब दिल्ली में बच गए उनके 2 बेटे, बट लेफ्टिनेंट हडसन ने उन्हें कैप्चर किया और पॉइंट ब्लैंक की दूरी से उन्हें उड़ा दिया। 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई और इस तरह मुगल्स का अब कोई वारिस नहीं बचा। मुगल एम्पायर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। अब देखते हैं कि कानपुर को किस तरह से कैप्चर किया गया। हमने देखा था कि कानपुर में नाना साहेब लीड कर रहे थे और तांत्या टोपे उनके साथ थे। यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जिम्मेदारी दी गई थी सर कॉलिन कैम्पबेल को। सर कॉलिन कैम्पबेल के अटैक के सामने नाना साहेब टिक नहीं पाए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कानपुर कैप्चर कर लिया 6 दिसंबर 1857 को। इसके बाद तांत्या टोपे यहाँ से झांसी चले गए थे और 1859 के पहले कुछ महीनों में नाना साहेब भागकर नेपाल चले गए। इसके बाद नाना साहेब के बारे में कभी कुछ पता नहीं चल पाया। उधर झांसी में तांत्या टोपे पहुंच चुके थे रानी लक्ष्मीबाई की हेल्प के लिए। झांसी को कैप्चर करने की जिम्मेदारी दी गई थी सर ह्यू रोज को। इन्होंने झांसी कैप्चर कर लिया और इसी दौरान झांसी के लिए लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1858 में अपनी जान दे दी। इसके बाद तांत्या टोपे यहाँ से भागकर मध्य भारत के जंगलों में छिप गए थे, बट अप्रैल 1859 में इन्हें पकड़ लिया गया और फिर मार दिया गया। तो अभी तक हमने देखा कि दिल्ली, कानपुर और झांसी को कैसे कैप्चर किया गया। इसके बाद बिहार के कुंवर सिंह, फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला और बरेली के खान बहादुर खान को भी 1859 तक मार दिया गया। अब बची लखनऊ की बेगम हजरत महल। स्टार्टिंग में सर हेनरी हैवलॉक और सर जेम्स आउटरैम ने लखनऊ को कैप्चर करने की कोशिश की, बट विफल रहे। फिर कानपुर को जीतने के बाद सर कॉलिन कैम्पबेल यहाँ पर पहुंचे। गोरखा रेजिमेंट्स की मदद से इन्होंने यहाँ पर फंसे हुए यूरोपियंस को बाहर निकाला और फिर लखनऊ को अल्टीमेटली कैप्चर कर लिया। लखनऊ को इन्होंने मार्च 1858 में कैप्चर किया था और इसी दौरान बेगम हजरत महल भागकर नेपाल चली गई और वहाँ भेष बदलकर रहने लगी। तो हमने देखा कि 1857 के सभी स्टॉर्म सेंटर्स को कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वापस से कैप्चर कर लिया और इस तरह 1859 के अंत तक ब्रिटिश अथॉरिटी इंडिया में पूरी तरह से रीस्टैब्लिश हो चुकी थी। चलिए अब हम समझते हैं कि 1857 रिवोल्ट आखिर फेल क्यों हुआ। इस रिवोल्ट के फेल होने के 5 मेन कारण हैं। पहला ये कि इस रिवोल्ट में ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिला। इसके अलावा जिन जगहों पर ये रिवोल्ट हो रहा था वहाँ पर भी कई क्लासेस ने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके ऊपर से इंडियंस के पास जो आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स के सामने आउटडेटेड थे। साथ ही साथ इन स्टॉर्म सेंटर्स में कोई खास कोऑर्डिनेशन भी नहीं था और ये बहुत ही पुअरली ऑर्गेनाइज थे। और आखिरी कारण, इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों का मकसद अलग अलग था। इस वीडियो में हम इन सब पॉइंट्स को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, जो है ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन वाज एब्सेंट। 1857 रिवोल्ट मेनली इस हाईलाइटेड एरिया में ही कॉन्सेंट्रेटेड था। कह सकते हैं कि पूरे देश का सिर्फ 1/4 एरिया ही इस रिवोल्ट ऑफ 1857 में इन्वॉल्व था।
देश का ईस्टर्न, सदर्न और वेस्टर्न। वेस्टर्न में पाकिस्तान वाला वो एरिया भी जो इस मैप में इंक्लूडेड नहीं है। ये सब वो एरियाज थे जो 1857 रिवोल्ट में ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड थे। तो ये एक बड़ा कारण था कि 1857 रिवोल्ट में भारत के एक बड़े हिस्से ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। और जिन हिस्सों में रिवोल्ट हो रहा था वहाँ पर भी कई क्लासेस जैसे कि एजुकेटेड इंडियंस, बहुत सारे इंडियन रूलर्स, बड़े ज़मींदार, मनी लैंडर्स और मर्चेंट्स ने भी इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये ज़मींदार्स और मनी लैंडर्स तो इस रिवोल्ट में जुड़ना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ब्रिटिशर्स के राज में इनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सकते हैं। हालांकि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो ज़मींदार समय पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दिए गए हाई रेवेन्यू कलेक्शन के टारगेट्स पूरे नहीं कर पाते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें क्यों वारंटी नोटिस भेजती थी, जिसमें पूछा जाता था कि भैया तुम किस हैसियत से ज़मींदार बने बैठे हो जब तुमसे रेवेन्यू कलेक्शन हो ही नहीं पा रहा है, और उनकी ज़मीनें छीन लेती थी। इसमें ज़मींदारों की बहुत बेइज्जती होती थी, रेवेन्यू का कोई सोर्स भी उनके पास नहीं बचता था। और ऐसा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक दो लोगों के साथ नहीं, 21,000 ताल्लुकदारों के साथ किया था अवध में। इसीलिए इन जमींदारों ने स्टार्टिंग में 1857 रिवोल्ट को ज्वाइन किया था। बट जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि एटलीस्ट इनको तो अपने साथ लेकर चलना चाहिए, तो उन्होंने इनकी ज़मीनें वापस कर दी और ये ताल्लुकदार रिवोल्ट से अलग हो गए। उधर एजुकेटेड इंडियंस इस रिवोल्ट को बैकवर्ड लुकिंग समझ रहे थे। उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से काफ़ी उम्मीदें थी। उन्हें उम्मीद थी कि ब्रिटिशर्स की वजह से देश में मॉडर्नाइजेशन का एक एरा शुरू हो सकता है, तो उन्होंने भी इस रिवोल्ट से दूर रहने का फैसला किया। इसके अलावा कई सारे इंडियन रूलर्स के पास जब इंडियन सिपाहीज पहुंचे और उनसे रिवोल्ट ज्वाइन करने को कहा, तो उन्होंने मना कर दिया। उल्टा कई सारे इंडियन रूलर्स ने तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही सपोर्ट करना सही समझा। इसमें शामिल थे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, पटियाला और सिंध के रूलर्स, दूसरे सिख चीफ्स और कश्मीर के महाराजा। एक एस्टिमेट के हिसाब से टोटल पॉपुलेशन के ज़्यादा से ज़्यादा 10% लोग ही इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब बात करते हैं पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स की। जो लेटेस्ट एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की गई थी, सारी फसाद की जड़ तो वही थी। हमारे इंडियन सोल्जर्स उसे यूज़ नहीं करना चाहते थे। हमारे इंडियन सोल्जर्स ओल्ड राइफल यूज़ कर रहे थे, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स एनफील्ड राइफल मस्केट, जो कि ओल्ड राइफल से काफ़ी बेहतर थी। इसके अलावा हमारे सोल्जर्स के पास पुराने टाइप के हथियार थे, जैसे कि तलवार, बर्छी और भाले, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक से बढ़कर एक वॉर एम्यूनिशन थी। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स जैसे कि इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ्स ने भी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ्स को रेबल्स से हमेशा एक कदम आगे ही रखा। तो इस तरह पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स की वजह से हमारे सोल्जर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले ढीले पड़ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये एक पुअरली ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट था, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, ना कोई सेंट्रल लीडरशिप। इस रिवोल्ट के बड़े लीडर्स में 2-4 नाम सामने आते हैं, जैसे कि नाना साहिब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह और झांसी की रानी। बट इनका भी कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश जनरल्स जो इनके अगेंस्ट लड़ रहे थे। नो डाउट कि हमारे लीडर्स ने ज़बरदस्त करेज दिखाया, बट जब बात आती है वॉर स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स की, तो हमारे लीडर्स के पास उसका कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी। इस रिवोल्ट में हर कोई अपने पर्सनल रीजंस और ग्रजेस की वजह से फाइट कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, रानी लक्ष्मीबाई इस रिवोल्ट में लड़ रही थी क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनका झांसी छीन लिया था। बहादुर शाह जफर को वापस से मुगल एम्पायर रीइंस्टेट करना था। सिपाहीज परेशान थे, भत्ता नहीं मिल रहा था, और फिर एनफील्ड राइफल को उन्हें यूज़ करने को कहा जा रहा था। कुंवर सिंह की भी ज़मीनें छीन ली गई थी। तो जब सबके ऑब्जेक्टिव्स ही अलग थे, तो ये ब्रिटिशर्स के लिए आसान था कि वो स्ट्रेटेजिकली सबको अलग अलग करके सप्रेस कर सके, और उन्होंने वही